तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने सैलिएंट फीचर्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। और आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, ये इट्स ए काइंड ऑफ टेबल जिसमें चीज़ें दी हुई हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। इनको टेबल की फॉर्म में इसलिए दिया गया है ताकि हमें इसको बार बार हर एक चीज़ को देखना ना पड़े, हमें वो पता हो कि ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। अगर कोई भी मैटर किसी पर्टिकुलर शेड्यूल का है तो हम उससे चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग द अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949, जब हमारा संविधान बना था 1949 में, और 26 जनवरी 1950 को जब हमने इसको लागू किया था, उस समय पे 8 शेड्यूल थे। और उससे पहले जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो एक आपके संविधान का एक बेस जिसको माना गया है, उस समय पे 10 शेड्यूल थे। और उसके बाद करते करते विद पैसेज ऑफ टाइम आज के समय में 12 शेड्यूल्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट शेड्यूल, उसमें क्या कवर करते हैं। फीचर्स ऑफ द शेड्यूल्स। अब जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आपके जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब की बाउंड्रीज, उन सब के एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के जुरिस्डिक्शन कि किस भी स्टेट की, किस यूनियन टेरिटरी की जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, कितना उसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो सारी चीज़ें स्टेट्स की, केंद्र शासित प्रदेशों की, वो आपके शेड्यूल 1 में दी गई है। जो आपका शेड्यूल 2 है उसमें आपके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्टेट्स में जो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्टेट्स के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके जो भी सैलरीज, इनके एमिलमेंट्स और अलाउंसेस, जिनको हम भत्ता बोलते हैं, विशेष अधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सभी आपके सेकंड शेड्यूल में दिए हुए हैं। थर्ड शेड्यूल्स में द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। अब जनरली जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो भी एक ऑफिस होल्ड करते हैं, वो कहीं ना कहीं चुने जाने के बाद कोई ना कोई ओथ अफर्मेशन लेते हैं, कोई ना कोई शपथ लेते हैं। तो उसमें आपके केंद्रीय मंत्री, जो आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स, संसद चुनाव के उम्मीदवार, MPs, देन आपके CAG जो आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, देन आपके हाई कोर्ट जजेस हैं, और आपके जितने भी स्टेट के जो आपके मेंबर्स हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को जो उनकी शपथ और उनके जो प्रतिज्ञान होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, वो कि आपके शेड्यूल 3 में इंक्लूडेड है। इसके बाद आता है शेड्यूल 4। जनरली शेड्यूल 4, 5 एंड 6 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें जो शेड्यूल 4 है, इसमें दिया हुआ है contains the provisions in relation to the allocation of seats for states and union territories in राज्यसभा। सिर्फ राज्यसभा का क्यों दिया हुआ है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो नेता चुने जाते हैं उनका इलेक्शन बाय द पीपल होता है, और उनकी सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। अब राज्यसभा में ऑलमोस्ट लोकसभा से हाफ सीट्स होती हैं। अब जो छोटे स्टेट्स हैं, जो छोटी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं पाएगी। अब जैसे कि लोकसभा में ही ऑलरेडी अगर हम आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें, गोवा, सिक्किम, या जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको देखें, तो उनकी लोकसभा में ही सीट्स काफ़ी कम होती हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में ना के बराबर ही हो पाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ का प्रोविज़न मेंशन कर दिया कि चाहे उनका 1 या 2 ही सीट मिल पाए राज्यसभा में, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर रहेगी। तो ये हमारा जो शेड्यूल 4 है, इसमें आपकी
जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें राज्यसभा में उनके एलोकेशन रहेगी, सीट्स उनको मिलेगी। अब आता है शेड्यूल 5 एंड 6। 5 में आएगा द कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और जो 6th है आपका, इन दोनों की आप लैंग्वेज देखिएगा। इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो शेड्यूल 5 है उसमें पूरे देश के, कंप्लीट इंडिया के जो भी आपके शेड्यूल एरियाज़ हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके प्रशासन का जो लेखा जोखा और जो उसके प्रोविजंस हैं वो दिए हुए हैं शेड्यूल 5 में। अगेन शेड्यूल 5 में कंप्लीट देश के जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन सब की एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस हैं वो आपके शेड्यूल 5 में दी गए हैं। और जो शेड्यूल 6 है उसमें आपके जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो ये 4 स्टेट्स हैं, इसके जितने भी ट्राइबल एरियाज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके शेड्यूल 6 में दी गई है। तो आई होप आपको ये जो शेड्यूल हैं दोनों वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जनरली आपके एनडीए के पेपर में, डिफेंस के एग्ज़ाम्स में जो भी यूपीएससी द्वारा या कुछ एग्ज़ाम जो स्टेट द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, शेड्यूल में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पॉलिटी में हर बार आता है। और जनरली पहले अगर 6-7 शेड्यूल की बात करें, एक क्वेश्चन हर बार फिगर आउट हो ही जाता है कि या तो वो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ के बाउंड्रीज़ का है, या सैलरीज़ का है, या ओथ अफर्मेशन है कि कौन से शेड्यूल में दी गई है। फिर आता है हमारा शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमारे डील करते हैं ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब जनरली जो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा था, प्रीएम्बल पढ़ा था, उसके बाद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा कि इन 3 लिस्ट के बारे में, जो यूनियन लिस्ट है वो जनरली यूनियन लेजिस्लेटर द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, यूनियन लेजिस्लेटर द्वारा अमेंड की जाती है, उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो भी प्रोविजंस हैं, उस पे जो भी कानून बनते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में आपके यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर होती है अपने अपने लॉज बनाने की। और अगर किसी भी केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उस केस में जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसकी जो पॉइंट्स हैं या उसके जो भी प्रोविजंस रहेंगे वो सर्वोपरि माने जाएंगे, उसको ही माना जाएगा। अब जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में जैसे कि डिफेंस आ गई, रेलवेज, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन अफेयर्स, एनर्जी, करेंसी, ये सारे आपके यूनियन लिस्ट के द्वारा प्रोविजंस और लॉ बनाए जाते हैं। फिर आपके स्टेट लिस्ट में आपके जैसे कि आ गया आपका एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ। तो ये जनरली आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटर लॉ बना सकता है। देन कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कि यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, वो है आपके एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। इन जनरली दोनों में स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं। और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों में मतभेद है पॉइंट्स में, तो जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसके पॉइंट्स, उसके प्रोविजंस को सर्वोपरि माना जाएगा और उसको ही अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद आता है शेड्यूल 8, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनका ब्यौरा दिया गया है। जो भी रिकग्नाइज्ड बाय द, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मानी गई है, रिकग्नाइज, जिनको रिकग्निशन मिला है, वो इस तरह से हैं: असमीज़, बोडो, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, बंगाली, डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, संथली, तमिल एंड उर्दू। इन सभी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल
एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो भी जिस स्टेट में जो भी लैंग्वेज अपना अडॉप्ट करना चाहते हैं वो अडॉप्ट करके उसको फॉलो कर सकते हैं। लैंग्वेज आपकी शेड्यूल 8 में दी गई है। इसके बाद आता है शेड्यूल 9, 10, 11, 12। जो शेड्यूल 9 है उसमें आता है इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जैसा हम जानते हैं, हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि आज़ाद होने से पहले जनरली पूरे देश में जमींदारी सिस्टम था। तो इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए और इन चीज़ों को कंटिन्यू ना करें। तो आज़ादी के बाद 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1951 में, उसके तहत ये सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1951 में, उसके तहत जो जमींदारी सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। इसमें ही जो लैंड से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसमें पार्लियामेंट डिसीजंस ले सकती है। देन आता है शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जैसे एनडीए में हर बार 2 पेपर होते हैं, अप्रैल में एंड सितंबर में, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में शेड्यूल में से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और जनरली जो शेड्यूल 10 है, शेड्यूल 11 है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मैं पिछले 2 से 3 साल की बात करूं तो एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में जो कवर होता है वो चीज़ें आती ही आती हैं। अब जो शेड्यूल 10 है, इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। जिसको हिंदी में हम दल बदलू कहते हैं। जनरली क्या होता है, कोई भी नेता आज एक्स पार्टी में है, कल वाई पार्टी में है, फिर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, जिसका जनरली पता ही नहीं चलता कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आज के दिन कांग्रेस में है, कल के दिन बीजेपी में है, कभी आम आदमी पार्टी में है, कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में है, तो उसकी कोई स्टेबिलिटी ही नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान दिया गया है। इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी नेता है स्टेट लेजिस्लेचर वाले भी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। और ये जो प्रोविज़न आया ये आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया। 52nd। और ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 1985 में। तो जनरली क्वेश्चंस आपका ऐसे भी आ सकता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो आपके कौन से शेड्यूल में है। अगर शेड्यूल दे दिया होगा, या जैसे मैच द फॉलोइंग है 6, 7, 8, 9, 10, उसके अकॉर्डिंगली उनके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए होंगे, तो आपको पता रहना चाहिए कि शेड्यूल 10 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है। और ये कब आया था? ये 1985 में 52वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था। अब आते हैं 11 एंड 12। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सैलिएंट फीचर्स में, जो आपके पंचायती राज एंड म्यूनिसिपलिटीज़ आई थी, जो आपके वो आपके शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 में उसको इंक्लूड किया गया है। जो शेड्यूल 11 है वो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपकी 1992 में आई थी। इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत। इसके जैसे पंचायती राज जो भी आया था हमारा 92 में और 73rd अमेंडमेंट के बाद, और उसमें जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शंस है, पावर्स हैं, अथॉरिटी क्या है, वो सब का प्रावधान आपके 11th शेड्यूल में दिया हुआ है। और इसमें 29 मैटर्स इंक्लूडेड हैं। इसके बाद आता है आपका शेड्यूल 12, जो कि लास्ट शेड्यूल है। अगर हम शेड्यूल्स की बात करें 1 से 12 हमने पढ़े हैं। 12th शेड्यूल, इट डील्स विद द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपलिटीज़, और इसके 18 मैटर्स हैं। अब जनरली इसमें भी जो अमेंडमेंट हुई थी, ये अमेंडमेंट कब आई थी? जैसे हमने जो 92 में पढ़ी 73rd अमेंडमेंट, उसमें आपका पंचायती का था, एंड जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का था वो आपका
74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में ही आई थी। जनरली ये अमेंडमेंट्स याद रखने की इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि अगर क्वेश्चंस में कुछ ऐसा पूछा जाता है तो आपको पता हो कि जो हमारा जमींदारी सिस्टम है वो कब ख़त्म हुआ था। 1951 में, 1951 में वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। शेड्यूल 10 जो है उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको कब लागू किया गया था, वो आपका 1985 में 52nd अमेंडमेंट में किया गया। जो आपके पंचायती राज हैं वो आपका 73rd अमेंडमेंट 92 में, एंड जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो आपका 92 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत इन चीज़ों की जो अहमियत है वो इसीलिए है, अब इनके अंदर आर्टिकल्स हैं, जैसे शेड्यूल 1 में 1 से 4 आर्टिकल्स, जैसे हमने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा है कि टोटल आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पे थे 395, और आज के दिन अगर हम देखें तो हमारे 465 प्लस आर्टिकल्स हैं। अब उन आर्टिकल्स को 12 शेड्यूल्स में ही डिवाइड किया गया है। तो अब जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरीज़ एंड स्टेट की जो जुरिस्डिक्शन है, बाउंड्रीज़ हैं, कहाँ तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ तक किस बाउंड्री से कौन सी बाउंड्री लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम आर्टिकल्स वाइज पढ़ेंगे तो 1 से 4 आर्टिकल्स में हमें 1 to 4 उसमें हमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में पता चलेगा। तो शेड्यूल से हमें ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, कितने आर्टिकल्स तक कवर हैं, सेकंड शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें कवर हैं, एंड सो ऑन। तो जनरली जो आज का लेक्चर है शेड्यूल्स के बारे में उसको हम यही समाप्त करते हैं। अभी हम बात करते हैं जो कल लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, जिसका मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अब मेरे पास पिछले 2 से 3 दिन पहले तक काफ़ी क्वेरीज़ आई हैं, कल भी काफ़ी क्वेरीज़ थी, आज मॉर्निंग से दोपहर से काफ़ी क्वेरीज़ हैं कि क्या सर हम ये कोर्स ख़रीद सकते हैं, इस कोर्स को कैसे ख़रीदें, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका पैटर्न क्या है। तो उस चीज़ के लिए हमने ऑलरेडी लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और उसके बावजूद जैसा कि बबीता मैम ने आपको बताया है, उनकी जो एक वीडियो आई थी जिनमें उन्होंने बताया कि एनडीए का कोर्स जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 31 दिसंबर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्म फिल करने की जो डेट है, जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। कई बच्चों को, कई कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि वो वैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जनरली जो बच्चे साढ़े 15 से साढ़े 18 साल के बीच हैं, 12th अपीयरिंग या 12th पास, जो बच्चा 11th में है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो जो बच्चे 12th में हैं अभी या 12th पास कर चुके हैं और जो इस एज के बीच में आते हैं 15.5 से 18.5 साल के बीच में, वो एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है, 6 PM तक, शाम के 6 बजे तक। एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो इस बच्चे के पास 12th में कोई भी सब्जेक्ट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल वाले, वो आपके एनडीए इसमें एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी, नेवी के ऑप्शंस भी फिल कर सकते हैं जिनके पास नॉन मेडिकल है, साइंस है। जिस बच्चे के पास साइंस नहीं है, आर्ट्स है या कॉमर्स है या कोई भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, वो ऑप्शंस में सिर्फ आर्मी फिल कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस मांगेंगे, आपको पता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो उसके बेस पे अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो आपके पास एयरफोर्स, नेवल एकेडमी में और नेवी में जाने का भी अवसर है। लेकिन अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है, साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो आप सिर्फ आर्मी का ऑप्शन फिल करेंगे। प्रेफरेंस में 1 2 3 4 आप जो भी आपको ठीक लगे उसके लिए आप चूज कर सकते हैं। तो अभी हमने फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बता दी।
एज क्राइटेरिया, एज एलिजिबिलिटी क्या है वो हमने डिस्कस कर ली। जो प्रेफरेंसेस हैं, जो कोर्स हैं, किसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि जनरली जो हमारा कोर्स है, जो एग्ज़ाम है वो कब है। जो इसका एग्ज़ाम रहेगा वो आपका 13 अप्रैल 2025, 13 अप्रैल 2025 जो सेकंड संडे है अप्रैल में, वो उसको आपका एनडीए का एग्ज़ाम रहेगा। पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा, जिसमें आपका 11th-12th का मैथ्स आएगा, और सेकंड पेपर होगा आपका जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके जो भी मैथ्स का आपको पता ही दिया, 11th-12th का मैथ्स आएगा, इसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन साइंस के, 50 क्वेश्चंस एसएस के एंड 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के। इसके बावजूद आपको कोई भी जानकारी वैसे लेनी है कि अगर आपको लगता है कि इसमें हम कैसे करें, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से डिटेल्स ले सकते हैं। सॉरी, जैसा हमने डिस्कस किया, एज, सब्जेक्ट्स, प्रेफरेंसेस, और उसके बाद इसके बाद जो हमारा ऑलरेडी जो कोर्स चल रहा है, जिसके बारे में बबीता मैम ने भी बताया है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा कोर्स ऑलरेडी एनडीए का स्टार्ट हो चुका है, और इसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको आईसीएस के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। जो एनडीए का कोर्स है बाय मेजर पंकज कुमार, जब आप आईसीएस की ऐप डाउनलोड करके उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एनडीए का कोर्स, एनडीए कोर्स बाय मेजर पंकज कुमार, मेरा खुद का फ़ोटो आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कोर्स 1499 यानी कि 1499 रुपये में मिल जाएगा। इट माइट हैपन कि आपको उस पर रेट 2999 दिखे, 2999। ऑलरेडी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है कि उस पर ही वो 1499 दिखे, और ये ऑफ़र आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक रहेगा। तो 1499 में आपका जो कोर्स है, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। डेली हमारी मंडे टू फ्राइडे ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग 10:30 से 3:30 तक। इसमें आपकी मैथ्स, जीएस, इंग्लिश एंड साइंस सारी चीज़ें कवर होती हैं। हमारा कोर्स ऑलरेडी 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, और जब तक ये एग्ज़ाम 13 अप्रैल को जब तक नहीं हो जाता, जब तक हमारी कोर्स एंड रिवीजन चलती रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, और जो भी कैंडिडेट्स एनडीए में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है आर्मी में जाने का, नेवी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, वो ज़रूर पहले फॉर्म फिल कीजिए, और उसके बाद आप ये कोर्स करके, पढ़ाई करके, अच्छे से कोचिंग लेके अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर आती है आपकी एसएसबी, जिसको हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। ये 5 दिन का प्रोसीजर है। इसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड जीटीओ, ये सारी चीज़ें चलती हैं, जिसकी भी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 702-702-0454। ये नंबर 24 आवर्स ऑन रहता है। किसी का कोई भी कैसा भी इशू है कि कोर्स की फ़ीस क्या है, कोर्स का कंटेंट क्या है, एज ग्रुप क्या है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि
किसी बच्चे के पास सिर्फ आर्ट्स है, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं फिर बता रहा हूँ, 12th में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स हों, उसके लिए आप आर्मी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और फिर भी किसी भी जानकारी के लिए आप 702702 0454 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, जो आईसीएस का ऐप है, आईसीएस के ऐप से आप परिचित हैं, उस पे आप जब क्लिक करेंगे उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ दिखेंगे। उसमें एनडीए कोर्स दिखेगा आपको, आर्मी की ड्रेस में एक ऑफिसर, जो कि मैं खुद, मेरा मेजर पंकज कुमार, नीचे लिखा भी होगा। आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेमेंट मोड पे लेके जाएगा। उस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आपकी जो कोर्स की फ़ीस है, बड़ी मिनिमल फ़ीस है, 1499 रुपये में, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा और आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। 2 दिन पहले भी बबीता मैम की भी एक वीडियो आई थी, जिसमें उन्होंने इस कोर्स के बारे में, फॉर्म फिल करने के बारे में जो डेट्स बताई थी, वो एज इट इज़ है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, जो कि कल है। शाम के 6 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर लें। आपको कोई भी इशू आता है फॉर्म फिल करने में, आप किसी कैफ़े में जाके या हमारी वीडियो देख के, उसको देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो सपना है एनडीए में जाने का, ऑफिसर बनने का, वो आप कंप्लीट कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। जय हिंद। नेहा जी का एक मैसेज है कि सर हिंदी में पढ़ाई बेटा कुछ टॉपिक्स की होती है। अब जो मैथ्स है या साइंस है, उनकी जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो आपकी इंग्लिश में रहेंगी। बिकॉज़ जैसा मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, वो आपकी जो आपका एसएसबी का इंटरव्यू होगा या जो भी मोड ऑफ पेपर रहेंगे वहाँ पे, वो सभी इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही उस पे अपनी वोकैबुलरी पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दें। आपके काफ़ी कहने के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें हिंदी में कवर करूँ, बट अगेन, जैसे जो चीज़ें होंगी, जो आपके लेक्चर्स होंगे, वो आपके दोनों में रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। समझाने का जो तरीका रहेगा वो मैक्सिमम हिंदी में रहेगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशंस होंगी, जो कंटेंट होगा, वो आपका इंग्लिश में रहेगा। सीईटी की तैयारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा मिलेगा, आप उस पर एक बार जानकारी ले सकते हैं, जो इसमें डबल नंबर दिया हुआ है 9812009696। आप उस पर पूछ सकते हैं सीईटी का। ये स्पेसिफिकली आपका एनडीए में, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो ऑफिसर्स जाते हैं, जिसके बाद ऑफिसर्स बनते हैं, हम उनकी कोचिंग दे रहे हैं। मेरे पास कुछ क्वेरीज और आ रही हैं, और जैसे कि एक दो मैंने पहले भी बताई। कोई पूछ रहा है कि किसी का, जैसे जेल प्रहरी के लिए या सीईटी के लिए, उसमें जो दूसरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो कोर्स है, ये हमने पहली बार स्टार्ट किया है आईसीएस के प्लेटफॉर्म पे, और इसमें जो 12th के बाद जो बच्चे आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है खड़गवासला पुणे में, उसके लिए ये हम कोर्स करवा रहे हैं। तो अगर आपको उससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए, तो आप 7027020454 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।